नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। विवेकानंद जी का ये शानदार कथन है और ये हमें बताता है कि संघर्षों से हमें डरना नहीं है और अगर हम इंतजार करते हैं तो उसका फल मीठा ही होता है, बहुत मीठा होता है ना। तो ये याद रखना है। फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे हमारा अकाउंट है, ये यूट्यूब पे है। ट्विटर चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सॉरी ट्विटर चैनल बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। करीब 1100 से ज़्यादा इसमें आपको जो सब्सक्राइबर्स हैं वो दिखेंगे और ये जो चैनल है यहाँ पे आपको पीडीएफ जो हमारे वीडियो हैं उनकी मैं डाल देता हूँ, बीच बीच में डालता हूँ, कंटिन्यू तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ आपको मिलते रहेगी पीडीएफ। तो आपके पास एक कंपाइल में एक कह सकते हैं पीडीएफ का कलेक्शन हो जाएगा डे बाय डे, है ना। डे बाय डे आप उसको रख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला बना है। विच इज द फर्स्ट डिजिटल पंचायत डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? सरगुजा, रायगढ़, कोरिया या सूरजपुर? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं रायगढ़ जो है वो प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला बना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के जरिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जल कर, स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं, यानी ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, यानी लोग इसको अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज इमर्ज्ड एज a new example. It has become the first district in the state where the payment of taxes and fees in the Gram Panchayat is now being done through digital means UPI. ठीक है, तो इसको याद रखना है। लगभग जिले के सभी 549 ग्राम पंचायतों में अब जो है टैक्स शुल्क का भुगतान यूपीआई से किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये पंचायत के लिए। ऐसे इनोवेशन देख के अच्छा लगता है कि हाँ इस पंचायत में कुछ अलग हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। और अब जब डिजिटल पंचायत वो बन गई है तो निश्चित तौर पर ये ग्राम पंचायत छाल की फोटो लगी हुई है। ये जो जितने भी पंचायतें हैं ये आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ के लिए रोल मॉडल होंगे। जैसे कि बिजली विभाग, आजकल हम जो भी बिजली बिल है वो डायरेक्ट यूपीआई से पे कर रहे हैं, है कि नहीं। सिलेंडर का बिल हम यूपीआई से कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो भी बिल हमारा है ना, मोबाइल का पोस्ट पैड, प्रीपैड जो भी बिल है वो हम यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं। तो यूपीआई हमारे लिए एक वरदान है और इसका उपयोग जितना ज्यादा हम करेंगे देश की तरक्की में, देश में उसका उतना ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये हम जानते हैं, इसका सही जवाब है 4 जिले हैं। ठीक है, 2 नवा रायपुर में और 2 पार्क राजनांदगांव जिले में स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश को सभी अभी तक 4.50 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी मिल गया है। तो इसीलिए औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है कि जो राज्य की अब जो निवेश की मांग है वो लगातार बढ़ रही है। और आप समझ रहे हैं अभी हाल ही में अभी जो यानी कह सकते हैं ना वैश्विक चक्र जो पलटा है, ये निवेश के लिए सबसे अच्छा अवसर है। मतलब आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो अब जो भी चार्ट है आपका शेयर मार्केट का या जो भी है ना, वो अब उल्टा हो चुका है, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अगर आपको नॉलेज है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क पे, है ना। मैं कोई एडवाइजर तो हूं नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मुझे इस बात की हल्की समझ है कि हाँ अभी ट्रेंड चेंज हुआ है। कैसे ट्रेंड चेंज हुआ है? भारत पाकिस्तान टेंशन लगभग काम डाउन है, समाप्त होने की ओर है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन में 30 दिन का लगभग सीज फायर हो गया है। ठीक है, अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, वो 90 डे का एक समझौता उनके बीच में हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, तो उनका भी ट्रेड वॉर अभी समाप्ति की ओर है। ठीक है, अमेरिका ने जो भी दुनिया भर में वो लगाया था, आप कह सकते हैं सैंक्शन लगाए थे, टैरिफ लगाया था, वो टैरिफ हट गया है। चाइना के ऊपर टैरिफ कम हो गया है, 30% हो गया है।
चाइना ने यूएस के ऊपर टैरिफ कम करके 10% ले आया। तो ओवरऑल अभी माहौल एकदम कह सकते हैं ना, जो ट्रेड फ्रेंडली हो गया है, ट्रेड फ्रेंडली, जितना ज्यादा ट्रेड करना है करिए, ऐसा माहौल हो गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। आगे चलते हैं। ये हमारा सीजी करंट अफेयर्स चैनल है ना। 152 सब्सक्राइबर हो गए। 150 सब्सक्राइबर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से 200 कीजिए इसको, तो और भी खुशी होगी। आपके साथ ये खुशी मैं बांटूंगा। बिल्कुल, आप लोग ही हैं, हमारा परिवार है आप लोग। और आप लोग जब भी सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं या लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे, ऐसी वाली फीलिंग आती है आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं सपोर्ट आज तक आप लोगों ने दिया है। आगे भी ये प्यार हमारे ऊपर बना के रखिए, है ना। प्रदीप जोशी सुधार आयोग के बारे में बात करते हैं। प्रदीप जोशी सुधार आयोग किस विषय पर रिपोर्ट देगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीजीपीएससी सिलेबस में सुधार। प्रदीप जोशी सुधार आयोग जो है ना, इसको बनाया गया था। और इसको जब बनाया गया था ना, तो काफी हो हल्ला हुआ था। प्रदीप जोशी, मैं आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, इनकी बोर्ड में मैंने इंटरव्यू भी दिया था, तो अच्छे से याद है मुझे। तो ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा जो भी आपका नीट वगैरह का, एनटीए का जो एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, उसमें भी इनका योगदान था, है ना। उसमें भी ये थे और अध्यक्ष थे। तो वहां पे ना पेपर लीक हुआ था, बहुत सारा विवाद वगैरह हुआ था। तो इस कारण से प्रदीप जोशी काफी बदनाम हुए थे उस समय, है ना। और यही कारण है कि जब इनको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए इनको बुलाया गया, सिलेबस में सुधार, ठीक है, ताकि जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सिलेबस जो है यूपीएससी के कंपैटिबल हो सके। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब ये अध्यक्ष थे तभी सीजीपीएससी का सिलेबस जो अभी है वो है। ठीक है, उसी दौरान पे इन्होंने सब कुछ जो भी चेंजेस लाए थे, यही लाए थे। अब इन्हीं के ऊपर फिर से दारोमदार है कि किया जाए। ये व्यक्ति जो हैं बहुत योग्य व्यक्ति हैं, प्रशासनिक अनुभव इनको अच्छा है। तो ये चाहते तो उस समय भी छत्तीसगढ़ के सिलेबस को यूपीएससी के तर्ज में इनको बनाना चाहिए था। मुझे ये पर्सनली फील होता है कि अगर यूपीएससी के तर्ज में छत्तीसगढ़ का सिलेबस रहेगा तो निश्चित तौर पे हमारे जो योग्य, कर्मठ, प्रतिभावान छात्र हैं वो सिविल सर्विसेज में ज्यादा जाएंगे। ठीक है, अभी हम एकदम अलग डायरेक्शन में बह रहे हैं और यूपीएससी एकदम अलग डायरेक्शन में है। रियलिटी कैसे मैं बताऊं आपको, यूपीएससी का अगर आपने सिलेबस देखा हो, वहां आज भी आप एक सब्जेक्ट अपनी पसंद का चुनते हैं और उसके अच्छे खासे मार्क्स हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में ऐसा नहीं है। वहां जो कह सकते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो कह सकते हैं एथिक्स डाला है, बहुत बेसिक लेवल का एथिक्स है हमारे पास। जबकि यूपीएससी में एथिक्स का एक जो पेपर है वो बहुत ब्रॉड है ना। और अच्छे खासे क्वेश्चन वहां से आते हैं, उस पेपर में नंबर भी उठते गिरते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, जबकि यूपीएससी में प्रीलिम्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंटरनेशनल रिलेशन हम क्यों पढ़ेंगे, हमारे पास नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं डाला है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, जबकि यूपीएससी में पढ़ा जाता है। आंतरिक सुरक्षा को हम उतने डिटेल में नहीं पढ़ते, केवल छत्तीसगढ़ तक ही सुनियोजित तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ तक सीमित रहते हैं, जबकि यूपीएससी में डिटेल में उसको पढ़ा जाता है। ऐसे ही इन्वायरमेंट का रोल हो गया या जो भी चीजों का रोल हो गया, हमारे प्रीलिम्स में बहुत ही कम क्वेश्चन उससे आते हैं, जबकि यूपीएससी में इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया जाता है। हमारे जो साइंस का जो पेपर होता है उसमें भी साइंस टेक की जो वेटेज है वो काफी कम है, जबकि यूपीएससी में इसका वेटेज काफी अधिक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अगर सिलेबस बनाना है तो आपको एथिक्स डालना पड़ेगा, एक पेपर चूज करने की आपको अनुमति देनी पड़ेगी और जो भी चीजें हमारे सिलेबस में कम है उसको डालना पड़ेगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ तो हमारे सिलेबस में रहेगा ही, तो सिलेबस ओवरऑल ब्रॉड होगा थोड़ा सा। और कुछ चीजें आपको कम करना पड़ेगी, जैसे कि समाज शास्त्र आपने क्यों डाल के रखा है, दर्शन शास्त्र आपने क्यों डाल के रखा है, ये सारे पेपर कम होंगे और एक पेपर को आपको स्थान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि रूल्स हैं, मैं समझता हूँ कि ठीक है, रूल्स पढ़ने चाहिए, अच्छी बात है। स्पोर्ट्स वगैरह को जो डाल के रखा है मेंस के सिलेबस में, वो सब कम होगा। फिर कहीं तो आपको वैक्यूम बनाना पड़ेगा ना, मेंस के सिलेबस को आप चेंज करेंगे तो।
वो आपको चेंजेस लाने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरीके के विवाद से इस आयोग को बचना चाहिए। ये नहीं कि पता चला इंग्लिश डाल दिया आपने, इंग्लिश जैसे ही आप डालेंगे तो विवाद खड़ा होगा, ये तय मानिए। सीजीपीएससी सिलेबस में सुधार, यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा कराने सीजीपीएससी ने बनाया था ये आयोग। डॉक्टर प्रदीप जोशी इसके बने थे चीफ। परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव और वार्षिक कैलेंडर भी बनाने का इनको दारमदार दिया गया था, लेकिन 1 वर्ष पहले दिया गया था, 1 वर्ष बीत चुके हैं। तो ये प्रश्न उठना लाजमी है कि आप 1 वर्ष से क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा सुधार कर रहे हैं। यूपीएससी का सिलेबस आपके सामने है, तो ऐसा कौन सा मतलब मंथन कर रहे हैं। इससे अच्छा तो 2-4 टीचर्स को ही बैठा लिए रहते जो कोचिंग्स के हैं, वही इससे अच्छा सिलेबस आपको बना के दे देते। ठीक है, हाल ही में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग? तो इसका सही जवाब है अंबिकापुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आप देख सकते हैं हाल ही में ये कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अंबिकापुर पहुंचे थे और पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने हाथ हिलाकर व हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया। उसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े समेत अन्य उपस्थित थे। तो यहाँ पे काफी सारे लोग उपस्थित थे। ठीक है, बड़ा कार्यक्रम था तो ऑब्वियस सी बात है भीड़ ज्यादा होगी। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें आप लोग 195 का आंकड़ा छू चुके हो। 5 लोग और जुड़ेंगे तो 200 का आंकड़ा यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल 200 टच कीजिए। हाल ही में किन क्रिकेटर्स ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की या रिटायर होने की घोषणा की है? Which cricketers have recently announced their retirement from टेस्ट क्रिकेट? विराट कोहली, रोहित शर्मा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ने रिटायरमेंट की घोषणा की। विराट कोहली ने सोमवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, जिससे उनके 14 साल के शानदार टेस्ट करियर का अंत हो गया। मैं मानता हूं कि विराट कोहली को अभी और खेलना चाहिए था। विराट कोहली में वो क्षमता थी, कोई डिमांड नहीं थी उनसे, कोई खास ऐसा दबाव नहीं था उनके ऊपर कि उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। लेकिन हाँ, उनका व्यक्तिगत डिसीजन है कि वो रिटायरमेंट ले लिए। विराट कोहली को खेलते देख के एक अलग ही आनंद आता है, अनुभूति होती है आनंद की। और जो यानी उनका जज्बा है ना कि मैच को अंत तक लेके जाना, विन कराना, खुद खड़े होके ये जिम्मेदारी उठाना कि नहीं ये इस मैच को मैं जिता के लेके आऊंगा, हार के मुंह से जीत को छीन के लाना, ये काम विराट कोहली ने किया है। बहुत एंटरटेन किया। कई बार विफलता हाथ लगती है, आईपीएल में उनको वो सफलता नहीं मिल पाई, है ना। लेकिन जो उनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल है, जो एग्रेशन है, वो हम लोगों ने विराट कोहली से पहले वैसा एग्रेशन अपनी भारतीय टीम में नहीं देखा, है ना। विराट कोहली ने बहुत अच्छा एग्रेशन यानी दिखाया। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर सुधारने वाला है, जो लठ मार के सुधारते हैं ना, वो काम विराट कोहली ने किया, है ना। उनके घर जाके उनकी छाती में खड़े होके अपनी छाती पीट के ये बताना कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हूं, आउट कर सकते हो तो करो। ये वाला जो एटीट्यूड था ना कि शतक बना रहा हूं, रोक लो, रोक सके हो तो रोक लो, ये वाला जो एटीट्यूड विराट कोहली का है बहुत ही पसंद आता है। ठीक है, उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए हैं। औसत जो है 46.85 रहा उनका, जिनमें 30 शतक शामिल हैं। इस फैसले से कुछ ही दिन पहले रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। रोहित शर्मा भी एक शानदार खिलाड़ी हैं, जो उनके 200 रन हैं वो भुलाए नहीं भूल सकते, जीवन भर याद रहेंगे, है ना। तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ये लोग, है ना। तो विराट कोहली को आप यहाँ देख सकते हैं शानदार शॉट लगाते हुए। और 123 मैच खेला है इन्होंने, इनिंग्स 210 इन्होंने खेली हैं। ठीक है, और 9,230 रन है। हाईएस्ट जो इनका स्कोर रहा है वो 254 रन रहा है। ठीक है, एवरेज आप देख सकते हैं। शतक इन्होंने 30 लगाया है, अर्धशतक 31 लगाया है। बहुत सारे रन इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो ये इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो 41 मैच इन्होंने, टेस्ट क्रिकेट में टोटल मैच जो है वो इन्होंने
67 67 खेला है, ठीक है। और 116 जो इनकी इनिंग है, रन 4301 रन है, और हाईएस्ट स्कोर इनका 212 है। और बाकी शतक इन्होंने जो लगाए हैं, 12 शतक लगाए हैं, और 200 रन भी एक इन्होंने मारा है ना। तो अब इससे बात है, विराट कोहली ने भी मारा है, तो ये दोनों ने ही रन बनाए हैं। और टेस्ट रैंकिंग इनकी दी है 41, ओडीआई रैंकिंग 3 है, और T20 69 रैंकिंग पे है। हाल ही में कौन सा राज्य 10 से 31 मई तक 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब जो है वो है तेलंगाना, ऑप्शन डी। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 10 से 31 मई तक तेलंगाना में आयोजित होगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण याद रखना है, तेलंगाना में आयोजित हो रहा है। तो इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जो भी विश्व सुंदरियां, जो अपने अपने देश की सुंदरियां हैं, सुंदरी हैं, वो आ रही हैं, है ना, ब्यूटीज, तो उनके लिए तेलंगाना में उनके स्वागत में सब कुछ किया जा रहा है। जब ये प्रोग्राम होता है तो दुनिया भर में भारत का नाम होता है, ठीक है। बहुत से जो डिजाइनर्स हैं और जो लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, वो ये देखने कि कैसा रहा ये प्रतियोगिता, भारत आते हैं। इससे टूरिज्म भी बढ़ता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरबेस का दौरा किया? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी या ख, आदमपुर एयरपोर्ट। आदमपुर एयरबेस में जाने का क्या कारण था? तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कुछ कर तो पाया नहीं, रियलिटी यही है। एक कह सकते हैं प्रोपेगेंडा के अलावा उसने पूरे इस युद्ध में कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी, केवल खाली हाथ ही रहा वो, ठीक है। भारत ने तो, मैं आपको आधिकारिक रूप से तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसी खबरें चली हैं, भारत ने इवन पूरे युद्ध की तैयारी कर ली थी, और जैसे ही मौका मिला भारत को, तो भारत ने पाकिस्तान के परमाणु जो हथियार है, आर्सेनल है, उसी को टारगेट कर दिया। कारण ये था कि जहां पे परमाणु हथियार रखे हुए हैं उस पर्वत पे टारगेट किया, तो उसका मुख बंद हो गया, ठीक है। जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर था उसको उड़ा दिया, ठीक है, जो नूर खां बेस था, है ना। जो ऐसे काम करने से पाकिस्तान हतप्रत हो गया, कह सकते हैं पैनिक में आ गया, और उसने गुहार लगाई अमेरिका के सामने और दुनिया के सामने कि हमको बचा लीजिए भारत से। क्योंकि अगर भारत अपने में आ जाता, रियलिटी बताऊं, अगर मोदी जी का ये एम रहता है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा घाव देना है, ऐसा घाव देना है कि वो ऐसी हिमाकत करने की जुर्रत ना रखें, अगर कुछ इस तरीके का एटीट्यूड रहता, और पीओके को भी वापस लेना है, अब जंग छेड़ी देना है, ऐसा अगर सोचते, बिल्कुल करेक्ट टाइम था, बिल्कुल सही टाइम था ये, है ना। पाकिस्तान को बुरी तरीके से हम हरा रहे थे, पराजित कर रहे थे। युद्ध की एक कीमत होती है, कोई भी युद्ध नहीं चाहता, मैं मानता हूं इस बात को, और भारत की अभी स्थिति नहीं है युद्ध की, लेकिन अगर ऐसी सोच होती, मान लीजिए, तो ये आप मान के चलिए कि पीओके को तो हम लोग ले ही लेते। पाकिस्तान के 5 विभाजन तय थे। परमाणु बम का तो जो होता अमेरिका आके ले जाता, भारत ले लेता, और बाकी देश अपना अपना कंट्रोल उस पर स्थापित करते, आराम से पाकिस्तान नामक केक को काटते, 5-6 भाग करते, पीओके को भारत ले लेता, आपका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपना आजाद हो जाती, इधर सिंध देश बन जाता, उधर पश्तून लोग का जो एरिया है वो अलग हो जाता, शायद अफगानिस्तान कैप्चर कर लेता उसको, और जो पंजाब बचता तो पंजाब को एक अलग देश मानते, और वही एक देश होता जो भारत के खिलाफ नफरत रख सकता था। लेकिन उसकी भी रक्षा की जिम्मेदारी भारत को ले लेनी चाहिए थी। देखिए अमेरिका जो भी किया, जैसा भी किया, बहुत नरसंहार किया, बहुत क्रूर हत्याएं किया, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने जिसको भी पराजित किया उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसने खुद ले ली। उसको दोबारा इतना मजबूत नहीं होने दिया कि वो दुश्मन दोबारा खड़ा हो और उसके ऊपर वापस हमला करे। जापान को पराजित किया, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद ले लिया। वेस्टर्न देश ऐसे ही करते हैं। जापान, जर्मनी को फर्स्ट विश्व युद्ध में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही पराजित किए थे, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ले लिए थे, खुद बांट दिए थे। फिर जैसे ही उसको सौंपे, वो गलती थी, हिटलर आ गया, हिटलर ने फिर बैंड बजा दी, ईंट से ईंट बजा दी। तो वैसा मौका नहीं देना चाहिए दुश्मन को, ऐसा मौका, यानी जितना भी मैंने देखा है विश्व इतिहास, अगर आपने दुश्मन को दूसरा मौका दिया वो हावी होता है आपके ऊपर, ठीक है। तो आदमपुर एयरबेस में जाके मोदी ने क्या बताया? तो यही बताया कि हमारा ये बेस जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है,
पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो चल रहा था कि यहाँ हमने हमला किया, इसको तबाह किया, S-400 को जला दिया, उड़ा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एकदम फर्स्ट क्लास वो बेस है और वहाँ वो मिले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मोदी जी की पिक्चर है और यहाँ पे वो जितने भी सैन्य बल हैं उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर पर यहाँ आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने वाला एक रणनीति और आतंकवाद विरोधी मिशन ऑपरेशन सिंदूर था, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, 500 लाइक का आपके सामने एक टारगेट है, इसको पूरा करना है आपको। 500 लाइक देना है इस वीडियो को, ताकि हम और मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो ला सकें। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल जो है का आयोजन कहाँ हो रहा है? वेयर इज द 78th कांस फिल्म फेस्टिवल बीइंग हेल्ड? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन हो रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल 78वां संस्करण है और फ्रांस में आयोजित हो रहा है। ठीक है, 13 मई को इसकी शुरुआत हुई है, 24 मई तक ये चलने वाला है। रेड कारपेट में बॉलीवुड का जलवा भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे तो बॉलीवुड की अभिनेत्री आप देख ही सकते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में उर्वशी रौतेला, आपकी फेवरेट कई लोगों की होगी, कई लोग बोलेंगे कि नहीं है, हमारी फेवरेट नहीं है। नीतांशी गोयल रेड कारपेट पर जलवा बिखेरने वो के लिए पहुंची है। ठीक है, 5 हिंदी फिल्मों को भी दिखाया जाएगा, जिसमें होम बाउंड और नेयर, दिन रात्रि, चरक, तन्वी द ग्रेट, है ना, ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले, ये सारी 5 फिल्में जो हैं, लग रहा है कि दूसरे देश की, लेकिन ये हमारे देश की हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अमेरिका और चीन कितने दिनों के लिए एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ में कटौती करने पर सहमत हुए हैं? तो इसका आंसर एक्चुअली मैं बता चुका हूं, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपका होमवर्क प्रश्न है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है 60, 90, 120 या 30 दिन। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें और कोशिश करें। अब रिवीजन प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? तो 25वां स्थान था। छत्तीसगढ़ के मानातुता में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी का नाम चित्रोत्पला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से एलपीजी गैस भेजने का प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो रायपुर में शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनेंगे? तो इसका सही जवाब है 8 शहरों में बनेंगे। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 6वां स्थान दिया गया है। नया आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? तो 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया था। हाल ही में भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा किस देश ने की है? कतर ने की है। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित होगा। थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।